हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्यार और विश्वास ही है जो हमें नई ऊर्जा और जुनून देता है और हम उसी के साथ आपके सामने बेहतरीन एनालिसिस लाने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्यार और विश्वास को बनाए रखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 3 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने लगभग लाने का प्रयास किया है। तो वन बाय वन सभी को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि जो 20% है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, और जो 25% है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। मान लो कि ये लंबाई होगी और ये आपकी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो आयत का पहले लंबाई को कितना बढ़ाया, 20%, मतलब यदि लंबाई 5 थी तो उसको कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। और चौड़ाई 25% बढ़ा दी, मतलब पहले 4 थी चौड़ाई, तो अब उस चौड़ाई को कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। आप जानते हैं पहली परिस्थिति में क्षेत्रफल क्या था, वो था 20, मतलब जब कुछ भी नहीं बढ़ाया गया था, जो वास्तविक क्षेत्रफल था वो 20 था। और अब कितना हो गया है, तो अब हो गया है 30। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना का आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का परिवर्तन आया। तो 10 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब वास्तविक क्षेत्रफल 10/20 इंटू 100। तो आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/2, और 1/2 जानते हैं आप 50%, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 1800 रुपये कम में बेचा जाए तो लाभ 6% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। मान लो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है। वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो पहली परिस्थिति में वो कितने में बेच रहा है, 115 में। उसके बाद उसने क्या किया, यदि वस्तु को 1800 रुपये कम पर बेचा जाए तो उसको लाभ 6% होता है। तो मान लो फिर उसको कितने पर बेच रहा है, 106 पर, 6% लाभ पर। तो पहले उसको 15% लाभ हो रहा था, अब उसको 6% लाभ हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उसको कम में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, 1800 रुपये कम में बेच रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज में कितने की कमी हो गई, लाभ में 9% की, और रुपयों में कितने की कमी हो गई, 1800 की। तो 9 की जो वैल्यू है, 9 यूनिट का मान है, वो कितना हो गया, 1800। आपसे पूछा है सीपी की वैल्यू क्या होगी, तो सीपी आप जानते हैं यहाँ पर कितना है, 100। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9 दूनी 18, ये 2, और 200 इंटू 100। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका, कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और उसके बाद वह 20 बार दाएं चलता है तथा 23 बार बाएं घूमता है। तो उसका मुख किस दिशा में है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट है, मान लो पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब वो इस तरीके से जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 20 बार दाएं, मतलब 20 बार वो लेफ्ट जा रहा है, और 20 बार वो राइट जा रहा है, और 23 बार कितना कहाँ जा रहा है, वो 23 बार लेफ्ट जा रहा है। तो कुल मिला के 20 लेफ्ट और 20 राइट और 23 लेफ्ट। तो क्या बच गया यहाँ पर, 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट मतलब 3 बाएं को हम लिख सकते हैं 1 बार राइट, ठीक है। पूर्व दिशा में जा रहा है तो फाइनली 1 बार राइट हम लेंगे यहाँ से। तो अब फिलहाल वो किस दिशा में जा रहा है, आप बोलेंगे सर वो साउथ दिशा में जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ECH, ये रीजनिंग से है, इसमें से आपको विषम चुनना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर E कितने पे आता है, 5 पे, तो 5, C कितने पे, 3 पे, तो 5 3 8, और H कितने पे आता है, 8 पे, ठीक है। H आता है आपका 8 पे। इसी प्रकार H कितने पे आता है, 8 पे, F आता है 6 पे। तो 8 + 6 कितने हो गए, 14, और ये कितना हो गया, N भी कितने पे आता है, 14, मतलब इसका सम 8 आ रहा है, HF का सम 8 आ रहा है। के कितने पे आता है, 11 पे, I कितने पे आता है, 9 पे। तो 11 9 कितने हो गए, 20, मतलब कि आपको क्या आना चाहिए यहाँ पर, T आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, U दे रखा है। तो U आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी रीजनिंग से क्वेश्चन है कि 6 * 5 = 91, 10 × 10 * 7 = 211। तो आपसे पूछा है 22 * 5। तो यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है कि 6 * 5 है,
तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितने हो गए 30। 30 को आप अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए ये 91। सेकंड में अप्लाई करते हैं, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए 70। 70 को हम क्या करते हैं, वही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 210 +1, कितने हो गए 211 आ गया। तो उसी प्रकार 22*5 को हम क्या करेंगे, 22*5 को हम क्या करेंगे, 22 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया 110। 110 को हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 330, +1 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 331। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 2 sin 3x - 3 = tan 240। आप जानते हैं tan 240 ये 90 और यहाँ तक कितना होता है 180। तो tan 240 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 + 60 लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 180 + थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये 90 ये 180, तो 180 + थीटा ये आपका क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो यहाँ पर क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है और 180 है तो tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो फाइनली हम tan 240 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री कितना होता है आपका, √3 होता है, ये आप जानते हैं। तो इसका मान कितना आ गया, √3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है 2 sin 3x - 3 = tan 240 का मान कितना आ गया, √3। आप ये भी जानते हैं कि sin 3x - 3 बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर, तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन से कट गया साइन, फाइनल क्या बच गया आपका यहाँ बच गया 3x - 3 = 60 डिग्री। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 63 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 21 डिग्री, राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक आपको एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है 5, 9, 13, 14। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सारवंतर है वो कितना है, 4 का है। यहाँ पर कितने का है, 4 का सारवंतर है। ए आपका क्या हो गया, ए हो गया आपका 5। तो आपसे पूछा है 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब एन की कौन से टर्म ज्ञात करनी है आपको, टी एन बराबर कौन से ज्ञात करना है, 10वां। तो आप जानते हैं कि टी ऑफ एन = होता है कि ए + n-1 इंटू डी। टी एन मतलब टी 10 निकालना है हमें, 10वां पद। ए कितना है 5 है, प्लस n-1 n हमें 10वां निकालना है, तो 10 - 1 मतलब ये हो गया 9 इंटू डी आप सारवंतर जानते हैं कितना हो गया 4। तो 9 चौक 36 और 5 कितने हो गए 41। तो 10वां पद आपका क्या हो गया यहाँ पर 41 हो गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका, इसमें TRAI को ये इस तरीके से लिख रहा है, तो पूछा है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये क्या कर रहा है, जैसे TRAYI है, TRAYI है, उसको ये क्या कर रहा है, आई से लिखना शुरू कर रहा है इस तरीके से। मतलब आई लिख रहा है, फिर उसके बाद वाई लिख रहा है, फिर उसके बाद ए लिख रहा है, उसके बाद आर और उसके बाद टी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एच से लिखना शुरू करेंगे। तो एच, ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया यू और ये हो गया वाई। मतलब कि HNPUY ये आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया कि कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 2 दे रखा है, तो कोसेक ए का मान पूछा है। आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो इसको a² - b² से क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, इसको लिख सकते हैं बराबर 1। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करता हूँ। तो कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये आ गई आपकी कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2।
आपसे पूछा है कोसेक ए का मान लो इस समीकरण को हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 नंबर नाम दे देते हैं। तो हमें चाहिए कोसेक ए, मतलब कोट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहली और जो सेकंड समीकरण है उसको जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोट ए से कोट ए कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये हो जाएगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए बराबर 2 + 1/2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2। जब ये 2 नीचे आएगा तो कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 1:3 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो आप यहाँ सोल्व किस तरीके से करेंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:5। 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है अनुपात, 1:3। तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है 5 × इसका डिफरेंस कितना है 2 का, बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 का। तो 5 दूनी ये क्या आ गया आपका 10। इस 10 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 10×5 50 आपका क्या हो गया, राइट आंसर बी की क्या होगी, प्रेजेंट आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, 3 को ये 29 बता रहा है और पूछा है कि 127 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 29 3 से किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, तो एक प्रकार से 27 के आसपास आ रहा है ना, 3 की क्यूब, ये 125 मतलब क्यूब के आसपास आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 की क्यूब +2 कितना आ रहा है 29। 127 कब आएगा, मतलब ये आएगा 5 की क्यूब +2 तो ये आ जाएगा 127। क्यों, क्योंकि 5 की क्यूब कितनी होती है 125, उसमें 2 जोड़ेंगे आप तो कितना आ गया 127। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3:17 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम ऑलवेज 11:60 में से 3:17 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये कितना हो गया 43, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 3 गए तो 8, तो 8:43 पर क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका मेंसुरेशन से पूछा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वर्ग की परिधि से एक वृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 121 है, तो ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल तो मतलब 121, तो जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। जो वर्ग की भुजा 11 आ गई, मतलब कि जो वर्ग का परिमाप है वो कितना हो गया 44। वर्ग का परिमाप कितना हो गया 44। तो बोला कि इस वर्ग की परिधि से, तो वर्ग की परिधि कितनी आ गई 44 से वृत्त बना गया है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप ये मुझे बताइए कि यदि वर्ग की परिधि और उसी से वृत्त बनाया गया है, मतलब वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि आपस में क्या होगी बराबर, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr = कितना होगा 44, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो r का मान कितना आ जाएगा 2 × 22/7, तो यह आ जाएगा आपका मान, r का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। r का मान 7 सेंटीमीटर आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब आराम से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 22/7 × 7 × 7, तो 7 से कट गया 7 और 22 7 कितने होते हैं 154। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी आधी दूरी 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करता है और जो आगे की आधी दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल आपसे पूछी है। आप जानते हैं कि जो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s1s2/s1 + s2। तो 2 × s1 का मान क्या है 15, s2 कितना है 10/15 + 10 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 आप यहाँ डायरेक्ट इसको उड़ाएंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, तो 150 है तो 25 × 150 और 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड आ गई उसकी 12 किलोमीटर पर घंटा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है तथा इनका गुना 768 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं चैनल, बिल्कुल वो बिल्कुल एनालिसिस देख करके जाते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।